हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, इधर यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के नाते मॉर्निंग और इवनिंग दोनों मीटिंग में ड्यूटी लग रही थी, तो उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि ये एक्सप्लेनेशन को मैं आगे बढ़ाऊँ और चैप्टर्स को मैं एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो अब यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम्स ओवर हो गए हैं और अब मेरे पास टाइम है, तो इसलिए अब मैं लैंडमार्क, ठीक है, लैंडमार्क की जो बुक है, लैंडमार्क इंटीग्रेटेड सोशल साइंसेज की जो बुक है, ठीक है, हिस्ट्री के मैंने चैप्टर 1 और 2 मैंने इसको बना दिया। ठीक है, तो अब मैं आज आपको चैप्टर नंबर 3 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और कुछ अदर पब्लिकेशन की बुक्स भी मैंने एक्सप्लेन की हैं। एक बुक है आपकी न्यू लॉन्गमैन विस्टास, ठीक है, तो उसके क्लास 8 के मैंने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स तीनों के मैंने पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करके मैंने डाल दिया है। एक और आपकी पब्लिकेशन की बुक आती है टाइम टेल्स की, तो टाइम टेल्स में हिस्ट्री में मैंने 3 चैप्टर्स करके डाल दिए हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास जो बची है वो लैंडमार्क की बुक बची है और टाइम टेल्स की बची है। तो कभी मैं टाइम टेल्स की चैप्टर की बुक के चैप्टर डाल दूंगा और कभी मैं लैंडमार्क के बना के डाल दूंगा। ठीक है, इससे पहले जो है कि जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो सेक्शन में जाइए, होम पेज पे जाइए, वहाँ आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आइए चलिए आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3, रूरल लाइफ एंड सोसाइटी। ये मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो लैंडमार्क इंटीग्रेटेड सोशल साइंसेज की बुक्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले हेडिंग आपकी है रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम इन मुगल पीरियड। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि रेवेन्यू क्या चीज़ होती है और कलेक्शन क्या चीज़ होती है। रेवेन्यू का मतलब होता है पैसा, मनी। ठीक है, इसको आप टैक्स भी बोल सकते हैं। तो रेवेन्यू वो होता है, ठीक है, पहले जैसे सपोज कर लीजिए आज हम और आप हैं, हमारे आपके फादर क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट है, ठीक है, प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो उनको सैलरी देने वाला कोई पर्सन है। अगर वो प्राइवेट जॉब करते हैं तो कंपनी का जो मालिक होगा वो सैलरी देता होगा। अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट में है, रेलवे में है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में है, टेलीफोन डिपार्टमेंट में है, किसी भी डिपार्टमेंट में है, तो अगर वो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं तो गवर्नमेंट उनको सैलरी देती है। लेकिन जब गवर्नमेंट सिस्टम नहीं था, जब किंग्स का सिस्टम था, राजा का सिस्टम था, सम्राट, ठीक है, सम्राट का सिस्टम था, राजा का सिस्टम था, शहनशाह का सिस्टम था, बादशाह का सिस्टम था, ये जब सिस्टम हुआ करता था तो जो पूरे स्टेट की जो भी ज़मीन होती थी, जो भी लैंड होती थी, वो राजा की संपत्ति मानी जाती थी, राजा की प्रॉपर्टी मानी जाती थी। तो उस ज़माने में जो फार्मर्स हुआ करते थे वो राजा से परमिशन लेके, ठीक है, ज़मीनों पे जो भी खेती लायक, जो एग्रीकल्चर लायक ज़मीनें होती थी उन पे वो एग्रीकल्चर करते थे, फसलें उगाते थे और उसके एवज में उसके लिए उनको राजा को टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, लगान देना पड़ता था। हिंदी या उर्दू जो भी कहें उसको लगान या मालगुजारी कह लीजिए, लगान ही कहना सही रहेगा, लगान देते थे, इंग्लिश में उसको टैक्स कहते हैं। ठीक है, और यही जो टैक्स होता था, जो लगान होता था, वो राजा लोगों की इनकम का इम्पॉर्टेंट सोर्स होता था। ठीक है, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता था राजा लोगों का, ठीक है, रेगुलर इनकम का जो सोर्स होता था वो यही टैक्स कलेक्शन हुआ करती थी। तो उसके बाद से जब मुग़लों का टाइम आया तो मुग़लों ने भी टैक्स कलेक्शन करना चालू रखा। तो उन्होंने टैक्स कलेक्शन करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम बना दिया। ठीक है, और उनके ज़माने में जो भी प्रोडक्शन होता था, ठीक है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते थे, जो भी खेती किसानी होती थी, तो उसका 1/3 कहें तो 1/3, यानी 1/3, 1/3 हिस्सा। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि अगर 100 kg गेहूँ होता है, 100 kg गेहूँ पैदा हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, अगर 100 kg गेहूँ और चावल पैदा होता है तो 1/3 से आप करेंगे तो 32 या 33 आएगा। तो 100 kg अगर एक किसान पैदा करता है तो 33 kg उसको किसको देना होता था, किंग को देना होता था, या जो भी पावर में होता था, जो भी मालिक होता था, जो भी शासन संभालता था, रूल करता था, उनको देना होता था। तो मुग़लों के टाइम में ये सिस्टम जो है कि चला था। ठीक है, और मुग़लों ने मनसबदारी सिस्टम अपनाया। मनसबदारी सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे जनरल समझ लीजिए या सरदार समझ लीजिए,
सेनापति समझ लीजिए, ठीक है। तो जो मनसबदार होते थे वो उनके जिम्मे था, लगभग ये ऑफिशियल होते थे, ठीक है, ऑफिसर, राजा के ऑफिसर होते थे ये। तो ये रेवेन्यू कलेक्शन के लिए ये जिम्मेदार थे, ये रेवेन्यू कलेक्शन किया करते थे, ठीक है। उसके बाद से इजारदारी सिस्टम को अपना लिया गया। इजारदारी सिस्टम भी उसी तरीके से था। तो इसमें जो है कि 1/10 जो है कि टैक्स जो है कि वो रख सकते थे और बाकी टैक्स जो है कि उनको देना पड़ता था। तो इजारदारी सिस्टम आया, मनसबदारी सिस्टम आया, जो टैक्स का जो कलेक्शन था वो होता रहा, ठीक है। कभी कम टैक्स लेना पड़ता था, कभी ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। टैक्स देने का जो सिस्टम था वो चलता रहा, ठीक है। इसमें बदलाव कम आया जब इंडिया में ब्रिटिश लोग आ गए। जब इंडिया ब्रिटिश लोगों का गुलाम हो गया, यहाँ पे अंग्रेज आ गए, तो उन्होंने जो है कि ये जो रेवेन्यू सिस्टम था, जो टैक्स कलेक्शन का जो सिस्टम था, उन्होंने उसको चेंज किया। आप सभी जानते हैं कि 1757 में जब प्लासी का वार हुआ था, तो उस प्लासी के वार से क्या हुआ कि सिराजुद्दौला हार गया, ठीक है, और बंगाल को अंग्रेजों ने जीत लिया। तो बंगाल के जब अंग्रेजों ने जीत लिया तो बंगाल की जो दीवानी थी, दीवानी का मतलब होता है राइट ऑफ कलेक्टिंग टैक्स, जो टैक्स कलेक्शन का जो पावर था वो इनके जो कि सिस्टम, इनके सिस्टम में आ गया। ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसके कंट्रोल में आ गया। अब वहाँ टैक्स कलेक्शन का जो पावर था वो बंगाल के नवाब या बंगाल के राजा के पास नहीं रह गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। तो उन्होंने किसी तरीके से टैक्स कलेक्शन किया। तो उनका किसी साल टैक्स कलेक्शन ज़्यादा आता था, किसी साल पैसे कम आते थे, किसी साल बहुत ज़्यादा टैक्स आ जाता था, किसी साल कम आता था। क्योंकि ये जो भी टैक्स था वो एग्रीकल्चर पे था, और इंडिया में जो एग्रीकल्चर था वो तब भी मानसून पे डिपेंड थी और आज भी मानसून पे डिपेंड है। अच्छी खासी बारिश हुई, टाइम से बारिश हुई तो अच्छी खासी फसल पैदा होती थी, और सूखा पड़ गया, ड्रॉट हो गया, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, ठीक है, या और भी नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई, तो ये जो प्रोडक्शन था वो प्रभावित हो जाता था। किसान किसान अन्न पैदा नहीं कर पाते थे, जो अन्न वो नहीं उपजा पाते थे। तो जब नहीं उपजा पाते थे तो टैक्स कहाँ से देंगे, लेकिन तब भी उनसे टैक्स लिया जाता था, ठीक है, और उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनको शोषण होता था। तो ब्रिटिश ने सोचा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, एक सिस्टम बनाया जाए टैक्स कलेक्शन का जो कि अच्छा सिस्टम हो और इजी हो समझने में और इजी हो पे करने में, और एक वैलिड सिस्टम से, एक अच्छे सिस्टम से टैक्स कलेक्शन बना दिया जाए, ठीक है, ताकि कोई भी अधिकारी आए, कोई भी ऑफिसर आए, आराम से टैक्स कलेक्शन होता रहे और वैलिड प्रोसेस से चीज़ें होती रहें। तो इस डायरेक्शन में जो सबसे पहले एफर्ट किया गया, जो सबसे पहले प्रयास किया गया, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक सिस्टम बनाया 1793 में, ठीक है, 1792-93 में बनाया, जिसको परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था कहा गया, अस्थाई बंदोबस्त हिंदी में कहें तो कहा गया। इसके अंतर्गत क्या होता था, इसके अंतर्गत जो है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, इस सिस्टम के अंतर्गत क्या किया कि जो टैक्स कलेक्शन का जो सिस्टम था, ठीक है, वो इसने ऑक्शन करा दिया, बोली लगवाई कि जो भी आदमी टैक्स कलेक्शन का जिम्मा लेना चाहता है वो ले सकता है, और लेकर के और टैक्स वो कलेक्ट करे, टैक्स कलेक्ट करके कुछ पैसा हमको दे दे, कुछ अपने पास रख दे। तो इसने क्या किया, जो ज़मींदार थे उस टाइम के, ज़मींदार का मतलब लैंडलॉर्ड, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें होती थी, ज़्यादा फील्ड्स होते थे, ज़्यादा खेत होते थे, ज़मीनें ज़्यादा इनके पास होती थी, प्रॉपर्टी इनके पास ज़्यादा होती थी, उन्हें ज़मींदार कहा जाता था, लैंडलॉर्ड कहा जाता था। तो इसने क्या किया कि लैंडलॉर्ड लोगों को टैक्स कलेक्शन करने के राइट दे दिए कि भाई आज से आप टैक्स कलेक्शन करिए और हमारे एजेंट बन जाइए। तो ये जो ज़मींदार थे उस टाइम, ठीक है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में कार्य करने लगे, ठीक है, इनका काम हो गया टैक्स कलेक्शन का। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो ज़मींदारी थी, जो लैंडलॉर्डशिप थी, ठीक है, उसको क्या किया गया, ये हायरार्की कर दिया गया, यानी यानी क्या किया गया कि जो ज़मींदार के लड़के थे वो अगले ज़मींदार होते थे और वो टैक्स कलेक्शन का काम जो है कि चालू रखते थे। तो इसमें क्या होता था कि जो टैक्स कलेक्शन होता था, ठीक है, तो 1/11, ठीक है, यानी अगर 11 रुपीज़, अगर वो 11 रुपीज़ टैक्स कलेक्ट करते थे
तो 1 रुपी वो अपने पास रखते थे और 10 रुपीज़ किसको देना पड़ता था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ता था। यानी कि किसको देना पड़ता था, तो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था। तो अब ज़मींदार जो लैंडलॉर्ड लोग थे उनकी अपनी कमाई कहाँ से होती, तो इसके लिए वो क्या करते थे कि अपने ही लोगों पे, अपने ही प्रजा पे, अपने ही गांव, अपने ही लोगों पे वो एक्सप्लॉयटेशन करते थे। ठीक है, उन पे अत्याचार करते थे, उनको टॉर्चर करते थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करेंगे तो हमारा भी ज़्यादा बचेगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी ज़्यादा जाएगा, अंग्रेज़ सरकार भी खुश रहेगी, तो हमारा जो ये ज़मींदारी का सिस्टम है वो चलता रहेगा, हमको बराबर ज़मींदारी हमारी बनी रहेगी, लैंडलॉर्डशिप जो है वो हमारी नहीं टूटेगी। इस तरीके से ये चीज़ें होने लगी। ठीक है, लेकिन इससे क्या हुआ कि जो किसान थे, जो फार्मर थे, उन पर लोड बढ़ने लगा और उनका एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया, और बहुत हद तक जो इनका जो एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया तो लगभग जो है कि इसका विरोध भी होने लगा। तो जब इसका विरोध होने लगा तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स कलेक्शन का एक नया सिस्टम लाया, एक नया तरीका लाया। ये जो सिस्टम था आपका परमानेंट सेटलमेंट, ये बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में और मद्रास के कुछ इलाकों में ये शुरू किया गया था। यानी पूरे इंडिया में ये इस प्रकार का टैक्स कलेक्शन नहीं था। परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था से, इस सिस्टम से जहाँ जहाँ टैक्स कलेक्ट किए गए वहाँ वो बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था और मद्रास के कुछ हिस्सों में इस प्रकार से टैक्स कलेक्ट किया जाता था। आइए आगे देखते हैं दूसरा सिस्टम क्या था। परमानेंट सेटलमेंट के फेल होने के बाद, यानी परमानेंट सेटलमेंट जो व्यवस्था थी उस सिस्टम को लेकर के, उस व्यवस्था को लेकर के जो इंडियन फार्मर्स थे उनमें बहुत गुस्सा था, कई जगह विरोध होने लगे। तो अंग्रेज़ों ने इस सिस्टम को चेंज करके दूसरी जगह दूसरा सिस्टम लाया और इसको कहा गया रैयतवाड़ी सिस्टम। ये जो रैयत वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, किसान होता है। ठीक है, और ये जो व्यवस्था थी वो थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया था, मद्रास प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर था। ठीक है, तो इससे पहले जो व्यवस्था थी परमानेंट सेटलमेंट, उसमें उस सिस्टम में एक स्पेशल बात क्या थी, खास बात क्या थी कि जो ज़मींदार होते थे, लैंडलॉर्ड होते थे, वो बिचौलिए की स्थिति अपनाते थे, मीडिएटर होते थे। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो फार्मर से डायरेक्ट रूप से टैक्स नहीं वसूलती थी। उन्होंने टैक्स वसूलने के लिए, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और जो फार्मर थे उनके बीच में कौन थे, तो ज़मींदार थे। लेकिन जो रैयत वाली सिस्टम अपनाया गया, इसमें जो मीडिएटर की रोल थी, जो भूमिका थी, उसको ख़त्म कर दिया गया। यानी जो फार्मर थे और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके बीच में ज़मींदार को हटा दिया गया। ठीक है, अब क्या होता था कि ये जो रैयत वाली सिस्टम में क्या होता था कि जो किसान थे वो डायरेक्ट जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स पे करते थे और बीच में कोई टैक्स वसूलने वाला नहीं रहता था। जो इंटरमीडिएटरी जो व्यवस्था थी, जो बिचौलिया होते थे, जो बीच में दोनों तरफ मैनेज करते थे, वो मैनेजिंग सिस्टम हटा दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी और फार्मर डायरेक्ट हो गए। अब फार्मर जो होते थे वो डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स जो है कि पे करते थे, बीच में कोई मैनेज करने वाला नहीं था। और ये उम्मीद किया गया, ठीक है, कि जब ज़मींदार बीच में होते थे, लैंडलॉर्ड बीच में होते थे, तो कुछ हिस्सा वो भी रखते थे। तो अंग्रेजी गवर्नमेंट ने सोचा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि जब कोई बीच में मीडिएटर नहीं रहेगा तो ज़्यादा टैक्स पैदा होगा, तो ज़्यादा टैक्स पैदा होगा तो हमारा ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस सिस्टम को सोच करके, इस मेंटेलिटी से ये सिस्टम बनाया गया था, रैयतवाड़ी सिस्टम बनाया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इंडिया से लिया जाए। ठीक है, और अंग्रेज़ों ने सोचा कि इस तरीके से जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था ये इंडियन फार्मर्स का, वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, क्योंकि बिचौलिया नहीं रहेंगे, बीच में कोई नहीं रहेगा, डायरेक्ट वो हमको टैक्स पे कर रहे हैं, तो कुछ अपने पास रखेंगे, कुछ हमको देंगे। तो इस तरीके से जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, जो गुस्सा था किसानों में, वो ख़त्म हो जाएगा और आराम से टैक्स कलेक्शन हमारा होगा। लेकिन कुछ ही टाइम बाद, कुछ ही सालों बाद ये जो सिस्टम थी, जो व्यवस्था थी, इसमें भी बहुत से कमियां आने लगी। कमियां क्या आने लगी, क्योंकि जो परमानेंट सेटलमेंट जो व्यवस्था थी, जो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी, उसमें जो टैक्स का अमाउंट था वो कम किया गया था। लेकिन इसमें क्या किया गया, जो टैक्स का परसेंटेज था वो हाई कर दिया गया था।
बहुत ज़्यादा टैक्स इसमें जो है कि चुकाना पड़ता था। जब ज़्यादा टैक्स चुकाना पड़ता था तो इसके लिए हर साल जो है कि बम्पर फसल होनी ज़रूरी थी। कभी कभी मानसून समय से नहीं होता था, बारिश समय से नहीं होती थी, या कुछ नेचुरल कैलेमिटी आ जाती थी तो फसल नहीं पैदा हो पाती थी, तो भी किसानों से जो है कि उतने ही अमाउंट में टैक्स लिया जाता था। अब आप सोचिए, आप बताइए कि अगर इनकम नहीं है तो आप टैक्स कहाँ से देंगे? जब किसान की फसल ही नहीं हुई तो वो टैक्स कहाँ से देगा? तो किसान क्या करते थे, कहते थे कि टैक्स माफ़ कर दीजिए, इस साल टैक्स कम लीजिए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा कुछ सिस्टम नहीं बनाया था। जो टैक्स का सिस्टम था, जो जितना टैक्स लिया जाता था उतना टैक्स इमरजेंसी में भी लिया जाता था। तो ये व्यवस्था जो थी, इस सिस्टम ने क्या किया कि किसानों को, इंडियन फार्मर्स को, जो सेठ साहूकार थे, जो मनी लेंडर्स थे, उनसे लोन लेने के लिए बाध्य कर दिया। अब वो टैक्स जमा करने के लिए, फसल अच्छी नहीं हुई, फसल डूब गई, इनकी फसल अच्छी नहीं हुई, तो वो चूँकि अब टैक्स तो देना ही था, अंग्रेजी गवर्नमेंट मानती नहीं थी, तो ये सेठ साहूकारों से कर्जा ले लेते थे, लोन ले लेते थे, मनी लेंडर से इंटरेस्ट पे पैसा ले लेते थे, और वो पैसा कभी चुका नहीं पाते थे। तो इस चक्कर में उनकी जो ज़मीन होती थी, उनके घर होते थे, उनके जो बैल होते थे, ठीक है, तब जो है कि खेत जो जुताई उताई बैल से की जाती थी, ट्रैक्टर तो उस ज़माने में थे नहीं, ठीक है। तो ये क्या करते थे कि किसान होते होते ये लेबर बन गए बेचारे, इनकी ज़मीन, घर, ठीक है, बैल वगैरह सब उसी लोन को चुकाने में चला जाता था। तो धीरे धीरे ये व्यवस्था भी फेल होती नज़र आई। तो फिर अंग्रेज़ों ने एक नई व्यवस्था बनाई, एक नया सिस्टम बनाया टैक्स कलेक्ट करने का, जिसे मालवाड़ी सिस्टम कहा गया। वो जो व्यवस्था बनाई गई उसका नाम था मालवाड़ी सिस्टम। अब मालवाड़ी सिस्टम कहाँ कहाँ लागू लागू किया गया? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में और सेंट्रल इंडिया पे इसको लागू किया गया था। यानी इन जगहों पे, ठीक है, इस व्यवस्था से टैक्स जो है कि कलेक्ट किया जाने लगा। ये सिस्टम किसने बनाया था? तो हॉल्ट मैकेंजी ने बनाया था, हॉल्ट मैकेंजी ने बनाया था। अब इसमें जो महाल नाम का वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? तो मालवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था कि 1 विलेज या 2-3 विलेज, या तो एक विलेज या तो विलेज का ग्रुप मिला करके टैक्स दे सकते थे, ठीक है। और बाकी जो दो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में क्या था कि सिंगल सिंगल किसान जो कि टैक्स देता था। लेकिन मालवाड़ी व्यवस्था में क्या हुआ कि ऐसा नहीं था। मालवाड़ी व्यवस्था में एक गांव, पूरा गांव मिलके टैक्स दे दे, ठीक है, या 2-4 गांव, 2-3-4 विलेज मिला के एक ग्रुप बनाए, उसी ग्रुप को महल कहा जाता था, विलेज स्टेट कहा जाता था, वो सब मिला करके इकट्ठा टैक्स दें। इससे क्या होता था कि इकट्ठा जो एक ही साथ ज़्यादा टैक्स आ जाता था। और यही सिस्टम सोच करके इसको बनाया गया था कि एक पूरे स्टेट से, ठीक है, अब एक गांव से जो पैसा आएगा और 2-3-4 विलेज से गांव से पैसा आएगा, तो अंतर तो रहेगा ही, डिफरेंस तो रहेगा ही भाई, कहाँ एक कहाँ चार। तो ज़्यादा से ज़्यादा गांव वाले जब ग्रुप मिला करके टैक्स पे करेंगे या उनसे लगान वसूला जाएगा तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा, तो ज़्यादा होगा। तो इस सिस्टम से जो है कि ब्रिटिश सरकार को ज़्यादा जो है कि फ़ायदा हुआ, ठीक है। और ये सिस्टम जो है कि उस समय कुछ सालों तक काफ़ी पॉपुलर हुआ था। लेकिन सब कुछ तो बदली चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं बदली। इफ़ेक्ट्स ऑन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो अपनाया गया, टैक्स कलेक्ट करने का जो सिस्टम अपनाया गया था अंग्रेज़ों द्वारा। अब देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे जो आई थी, जो अंग्रेज़ों ने हम लोग को जो गुलाम बनाया था, तो वो हमारा सेवा करने के लिए तो था नहीं, उनको हमारा भला थोड़ी करना था। उनको तो हमसे गुलाम बना करके हमारे ऊपर राज करना था और हमारे देश से ज़्यादा पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेस इकट्ठा करके और अपने देश पहुँचाने थे। इससे पहले जो राजा हुआ करते थे या जो शहंशाह, जो बादशाह हुआ करते थे, ठीक है, वो कभी कभी टैक्स को माफ़ भी कर दिया करते थे। अगर उस हिसाब से अगर नहीं हुई, फसल अच्छी नहीं हुई तो छोड़ भी दिया जाता था। लेकिन ये तो विदेशी थे, ये तो अपने यहाँ के थे नहीं, ये तो ब्रिटिश थे, अंग्रेज़ थे। तो इनके मन में कोई दया भाव, कोई कंपैशन, कोई काइंडनेस नहीं थी, ठीक है। ये टैक्स जो है कि जम करके वसूलते थे। तो सिस्टम तो सारे अपनाए गए। तो ये जितने भी सिस्टम अपनाए गए, ये इंडियन फार्मर्स का भला करने के लिए नहीं अपनाए गए थे। ये ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूला जाए और कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम टैक्स वसूल लें, इनको सोच करके बनाया गया था।
कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को चूस लिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकाला जाए उनसे, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इंग्लैंड भेजा जाए। ये सिस्टम सोच करके बनाया गया था। इसलिए ये जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो बना था, इसका काफ़ी नुकसान हुआ इंडिया में। नुकसान ये हुआ कि जो हाई रेट से चार्ज जो लगाते थे, तो किसानों को ज़्यादा फसल पैदा करनी पड़ती थी, और फसल पैदा करने के लिए वे पैसा लगाना पड़ता था, मेहनत मजदूरी लगती थी, बीज चाहिए, खाद चाहिए, समय से सिंचाई चाहिए, और पानी की व्यवस्था चाहिए। तो व्यवस्था सरकार नहीं देती थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर थे, वो व्यवस्था नहीं देते थे, पैसा नहीं खर्च करते थे, किसानों को सारा अपने से मैनेज करना पड़ता था। और जब ये किसान परेशान होने लगे, उनकी ज़मीनें बिकने लगीं, उनके घरों पे कब्जा जब किया जाने लगा, टैक्स वसूलने में कोई दया नहीं दिखाया जाता था, मारा पीटा जाता था, टैक्स वसूलने के लिए बंदी बनाए जाते थे। तो धीरे धीरे जो है कि किसानों में गुस्सा बढ़ने लगा, और एक के बाद एक जो है कि रिवोल्ट, विद्रोह जो है कि होने लगे। तो जब ये चीज़ें होने लगी, तो अंग्रेज़ों को फिर समझ में आया कि चीज़ें जो है कि गड़बड़ हो रही हैं। तो उन्होंने क्या किया कि खेती करने का नियम ही बदल डाला, ट्रांसफॉर्म कर दिया। ट्रांसफॉर्म में क्या किया कि यहाँ देसी लेवल से जो खेती होती थी, खाने वाली फसलें केवल उगाई जाती थी, बेचने वाली फसलें यहाँ पे नहीं उगाई जाती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि बेचने वाली फसलें यहाँ पे उगाना चालू कराया। जैसे इंडिगो हो गया, कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, जो कैश क्रॉप होती थी, रबड़ हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सब चीज़ों की खेती यहाँ पे करने का प्लान अंग्रेज़ों ने बनाया। ठीक है। अब अगली हेडिंग आपकी आती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर कमर्शलाइजेशन। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जाए। इंडिया की जो ज़मीन है वो फर्टाइल है, यहाँ पे खेती अच्छी खासी होती है, क्रॉपिंग अच्छी खासी होती है। तो जो कैश क्रॉप्स हैं, ऐसी फसलें हैं जो खाई ना जा सकें, जिनको बेचना आसान होता है, वैसी फसलें उगाई जाएँ। और इंडियन जो है फार्मर वो गुलाम हैं ही, इनको कम पैसा देना पड़ेगा, और इनसे काम आप जितना मन कर उतना करवा सकते थे। तो अंग्रेज़ों को बढ़िया प्लान लगा। तो कॉटन की फसल हो गई, जूट की फसल हो गई, ठीक है, शुगर केन की फसल हो गई, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबर हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है कि इंडिगो हो गया, नील की जो खेती होती थी, अफीम की जो खेती होती थी, ओपीएम की जो खेती होती है, ये सभी प्रकार की खेती यहाँ पे धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने चालू करवा दिया। तो यहाँ के जो किसान थे वो देसी फसलें बोया करते थे, खाने वाली फसलें बोया करते थे, गेहूँ, चावल, सरसों, ठीक है, चना, मटर, ये सब यहाँ पे उगाया करते थे, जौ वगैरह, तिलहन फसलें, ठीक है, तिल वगैरह यहाँ पे उगाया जाता था खाने के लिए। बेचने वाली फसलें यहाँ पे नहीं उगाई जाती थी। तो अंग्रेज़ों ने इसको कंपल्सरी कर दिया। अब जब कंपल्सरी कर दिया, तो किसान वही थे, ज़मीनें उतनी ही थीं। तो किसानों को कहा गया कि जो अपने ज़मीन के कुछ हिस्से में ये फसल उगाइए, और कुछ हिस्से में अपनी फसल उगा लीजिए। तो किसान अपनी फसल तो उगाता ही था, जो अंग्रेज़ों द्वारा बताई गई जो फसल होती थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रेशर में जो फसल उगानी पड़ती थी, उसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी अलग से पैसा नहीं देती थी, एडवांस पेमेंट नहीं करती थी, अलग से व्यवस्था नहीं देती थी, किसी प्रकार का कोई हेल्प नहीं किया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। किसान को सारा अपने से ही करना पड़ता था, ठीक है। और वो जो कैश क्रॉप होते थे, मान लीजिए कॉटन हो गया, या शुगर केन हो गया, रबर हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, वो जब फसल तैयार हो जाती थी, तो सारा का सारा अंग्रेज लेके चले जाते थे, और उनको अफ्रीका में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में उनको बेच के अपने कमा के लाल हो जाते थे, खूब उनकी कमाई होती थी। और इंडियन किसानों को, इंडियन फार्मर्स को बेचारों को कुछ भी नहीं मिलता था। तो जो कमर्शियल कल्चर का सिस्टम जो अपनाया गया, व्यापारिक खेती, जो कमर्शियल एग्रीकल्चर अपनाया गया, तो वो अंग्रेज़ों ने इंडियन फार्मर्स को धनी करने के लिए नहीं अपनाया, अपने आप को धनी करने के लिए अपनाया। तो यहाँ जो इंडियन फार्मर्स थे, उनकी दशा और भी बिगड़ती चली गई, वो इकोनॉमिकली और भी पीछे होते चले गए, और अंग्रेज़ों को फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा था, उनको लाभ ही लाभ उनका हो रहा था। क्योंकि यहाँ के जो किसान अपने कंजम्पशन के लिए, अपने खाने पीने के लिए फसलें उगाते थे, तो वो अपने पूरे ज़मीन पे अपने पसंदीदा फसलें नहीं उगा सकते थे, क्योंकि अंग्रेज़ सरकार का डर रहता था, उनके ऑफिसर बार बार आते थे, कंपलसरी किया जाता था, क्योंकि पूरे ज़मीन पे ईस्ट इंडिया कंपनी का ही अधिकार था, वो रूल में थे, हम उनके अंडर थे, तो अपने मनमानी तो हम नहीं कर सकते थे, जो वो कहते थे वो यहाँ पे
करना पड़ता था। कुल मिला जुला के जो इंडियन फार्मर्स की जो कंडीशन थी वो बहुत बुरी हो गई थी, और एग्रीकल्चर जो है कि उसका लेवल था बहुत ही जो है कि गिर चुका था। ये चैप्टर थोड़ा लंबा लग रहा है और लगभग हर चैप्टर्स लंबे हैं, तो हम लोग आराम से पढ़ेंगे, आराम से समझेंगे चीज़ों को। किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। आराम से एक एक चीज़ों को एक एक डिटेल में समझना चाहिए, और मैं ऐसे ही पढ़ाने में यकीन रखता हूँ। तो मैंने सोचा कि इस चैप्टर को मैं 2 वीडियो में फिनिश करूँगा। तो जो पहला पार्ट था वो यहीं तक है। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मैं इसके जितना बचा हुआ हेडिंग है उसको मैं कवर करूँगा। हाँ, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब कमेंट करिएगा तो अपने सिटी का नाम ज़रूर लिखिएगा। और इस वीडियो को अगर मेरा आपका एक्सप्लेनेशन, मेरा समझाना आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच आप शेयर करना ज़रूर मत भूलिएगा। ज़रूर आप शेयर करिएगा, ठीक है। आप शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को इस चैनल के बारे में बताइए, ठीक है। और A to Z जितनी भी चीज़ें आपके बेनिफिट के लिए होंगी इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।